अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हैं और उनको हम लोग स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे क्लासिकल थ्योरी के साथ। और इससे हमें पता चलेगा कि क्लासिकल थ्योरी और आज के दौर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या फ़र्क है। ब्राइटर लाइट कॉजेज एन इंक्रीज इन करंट बट डज नॉट कॉज द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स टू गेन हायर एनर्जी। ब्राइटर लाइट जो होती है स्टूडेंट्स, जो कि ज़्यादा ब्राइट होगी, वो क्या करेगी? करंट को तो इंक्रीज करेगी, लेकिन जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जीज को हायर नहीं कर सकती। अगर हम लोग आसान अल्फाज में बात करें तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की, वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, वो डिपेंड नहीं करते लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन क्लासिकली क्या बात की जाती है स्टूडेंट्स? क्लासिकली हम लोग बात करते हैं कि लाइट जितनी इंटेंस होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, दस डिलीवर्स मोर एनर्जी, और उसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी ज्यादा डिलीवर की जाएगी। दैट शुड नॉट ओनली एबल अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एस्केप, जिसकी वजह से क्या होगा कि ना सिर्फ जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस्केप होंगे सरफेस से, उसके साथ साथ क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी भी है वो भी उनकी इंक्रीज कर जाएगी, जो कि इनकरेक्ट है। लेकिन हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखा कि लाइट जितनी भी ब्राइटर होगी स्टूडेंट्स, उस हिसाब से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी का। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नंबर 2 है हमारे पास कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की होती है स्टूडेंट्स, वो किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशंस की होगी, वो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसको मैक्सिमम करेगा। हम लोग सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंसिडेंट लाइट है वो बहुत ही लो है, डिम है, जिसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। सो इस वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लार्जर काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलीज किए जाएंगे। इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंटेंसिटी के। कि बेशक अगर लाइट की इंटेंसिटी लो हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और ज़्यादा स्पीड के साथ रिलीज होंगे। लेकिन क्लासिकली इस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस की कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी गई। थर्ड फैक्टर आता है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से डिनोट किया जाता है। ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स जो कि इंसिडेंट लाइट के लिए होल्ड करती है। अगर हम लोग बात करें कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के इक्वल है या अगर उससे कम है, तो इस वजह से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर से एमिट नहीं करेगा। वट नो मैटर वट द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी मर्जी हो, अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के इक्वल है स्टूडेंट्स इंसिडेंट रेडिएशंस की, तब तक कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं करेगा मेटल सरफेस के ऊपर। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस होती जाएगी, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इस एफ नॉट फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर जाएगी इसकी वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस के बारे में कोई बात नहीं की गई, और जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें क्लियरली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस की बात की गई कि जब तक फ्रीक्वेंसीज जो है वो थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट नहीं हो सकते। जो फोर्थ और इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, यानी कि एट द स्पॉट एट द इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? 10⁻⁹ इन टाइम के अंदर स्टूडेंट्स, जैसे ही सरफेस इल्यूमिनेट होगी, सरफेस रोशन होगी, तो विद इन द सेकेंड्स 10⁻⁹ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होना शुरू हो जाएंगे, इवन एट लो लाइट इंटेंसिटीज। जैसा कि हमारे पास अगर हम लोग लो लाइट इंटेंसिटीज को यूज करें, तब भी हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स वो एमिट होना शुरू हो जाएंगे। अब क्लासिकली क्या बात गई? वन वुड एक्सपेक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन वुड रिक्वायर सम टाइम टू absorb द इंसिडेंट रेडिएशंस। क्लासिकली ये बात बताई जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कुछ टाइम चाहिए होता है, क्या करने के लिए? इंसिडेंट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के लिए, बिफोर दे एक्वायर इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द मेटल। इससे पहले कि वो काइनेटिक एनर्जी को हासिल करें और एस्केप कर जाएं कहाँ से? मेटल सरफेस के ऊपर से, जो कि क्लासिकली बात की गई और बिल्कुल ही गलत है।
हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे ही बेशक लो इंटेंसिटी लाइट्स हैं फॉल करेगी मेटल प्लेट्स के ऊपर, तो वो क्या करेंगे इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइम क्या होगा 10⁻⁹ तो इस इंस्टेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फौरन से एमिट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्लासिकली ऐसा नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स जिनको हम लोगों ने रिलेट किया क्लासिकल थ्योरी के साथ, और देखा कि कौन-कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन के लिए और कौन-कौन से फैक्टर्स को डिफाइन नहीं किया गया क्लासिकल थ्योरी में। स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को देखते हुए हम लोग बात करते हैं फोटोन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक स्पेशल थ्योरी है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ रिलेटेड है स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस के ऊपर से एमिट होने के लिए, एस्केप करने के लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस एन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर मेटल। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन फॉर द सब्सटेंस, और ये बहुत ही कम ऑर्डर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से होती है। किसके लिए? मेटल्स के लिए। अब हमारे पास जो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो कि आइंस्टाइन ने दी 1905 में, उसी साल क्या पब्लिश होता है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेपर, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेपर में क्या बताया जाता है जिसकी वजह से नोबेल प्राइज भी दिया गया 1921 में? आइंस्टाइन एक्सटेंडेड प्लैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आइंस्टाइन ने क्या किया था कि प्लैंक की ही क्वांटाइजेशन की थ्योरी को, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, उसको एक्सटेंड किया था। ही assumed that the light of frequency f can be considered to be a stream of photons। उन्होंने भी बताया कि जो लाइट है जिसकी अगर कुछ फ्रिक्वेंसी एफ हो, उसको हम लोग स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ईच फोटोन हैज एनर्जी, और यहाँ पर जो फोटोन है उनकी एनर्जी किसके इक्वल होती है? ई इज इक्वल टू एच एफ, जो कि प्लैंक पहले ही डिड्यूस करवा चुके थे। आइंस्टाइन ने कंसिडर किया कि जो लाइट है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स में मूव करती है थ्रू स्पेस एज कंपेयर टू वेव। यानी कि हम लोग देखते हैं कि लाइट की जो डुअल नेचर है, या तो वो वेव फॉर्म में मूव करेगी स्टूडेंट्स, या फिर पार्टिकल फॉर्म में। तो आइंस्टाइन ने कंसीडर किया कि जो लाइट है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स में ज्यादा मूव करती है स्पेस के अंदर एज कंपेयर टू वेव्स, वेयर ईच पार्टिकल कुड बी अब्सॉर्ब्ड एज अ यूनिट बाय एन इलेक्ट्रॉन। जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो पार्टिकल है वो एक यूनिट की फॉर्म में इजीली अब्सॉर्ब किया जा सकता है बाय एन इलेक्ट्रॉन। फर्दर मोर, आइंस्टाइन ने आर्ग्यू किया कि जैसे ही फोटोन की एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है स्टूडेंट्स? एक्साइट कर जाता है। और जो एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को, वो कितनी होनी चाहिए? विच इज इक्वल टू एच एफ, जो कि प्लैंक एनर्जी के इक्विवेलेंट है। हाउएवर, जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो लाजमी पास करेगा मेटल सरफेस को इन ऑर्डर टू एमिट, एंड सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस बैरियर। यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो कि एच एफ के इक्वल है वो लाजमी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? एमिट करने के लिए। और कुछ एनर्जी चाहिए होती है उस बैरियर को भी ओवरकम करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली एस्केप कर सके। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है स्टूडेंट्स चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, उसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, यह चाहिए होती है किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, एस्केप करने के लिए मेटल सरफेस से, विच इज नाउन एज द वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस भी कहते हैं। और ये किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, यानी कि बहुत ही माइनर सी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की मेटल्स के लिए। हेंस इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी, अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एजेक्ट होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए? उसको हम लोग रिलेट करते हैं एच एफ माइनस फाइव। यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाती है, वो किसके इक्वल है? डिफरेंस बिटवीन फोटोन एनर्जी एंड द वर्क फंक्शन। ये किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहते हैं। ये किसके इक्वल है? फोटोन एनर्जी एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। यहां पर हमारे पास जो वर्क फंक्शन है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है? फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट, जिसके अंदर
जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। द एक्सेस एनर्जी एच एफ माइनस फाइव इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये जो एक्सेस एनर्जी है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है किसके? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, जो कि लिबरेट करवाती है इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड द सरफेस, यानी कि आउटसाइड द सरफेस निकलने में मदद करती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये हमारे पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है? जैसे ही दो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स वो जीरो होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो जाती है स्टूडेंट्स? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के। और हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? जीरो इज इक्वल टू एच एफ नॉट माइनस फाइव। क्या हुआ हमारे पास कि जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स एफ से एफ नॉट में कन्वर्ट होती है, यानी कि एफ नॉट जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर जो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो क्या हो जाती है? जीरो। यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? जीरो। सो यहाँ पर जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एनर्जी है, फोटोन एनर्जी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? एच एफ नॉट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइव। हेंस वी कैन ऑल्सो राइट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हम लोग यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को कैसे लिख सकेंगे फिर? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। यानी कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स के लिए माइनस जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वर्क फंक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसके डिफरेंस के इक्वल हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, द इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन आई है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होल्ड करती है? उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये सरप्लस एनर्जी एक्वायर की जाती है, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिट होकर लिबरेट होंगे, सरफेस से मेटल की एस्केप होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और यही है हमारे पास फोटोन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल होती है? डिफरेंस ऑफ फोटोन एनर्जी एंड जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी हमारे पास उसके। थैंक यू।